हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। यूटेट की परीक्षा शनिवार को होने वाली है, ठीक है, यानी कि आपका 27 अक्टूबर को। तो उसके लिए बच्चों की काफी डिमांड है कि मैम कुछ मिनी मैराथन, कुछ सीडीपी का करा दीजिए। तो भाई उसको लेकर आज मैं आपके साथ सीडीपी की मिनी मैराथन कराने वाली हूँ। यूटेट 2025 के लिए ये बिल्कुल काम की रहेगी। ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिएगा और समझिएगा, ठीक। पहला प्रश्न आपके 3D ये रहा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी मनु राठी यूट्यूब चैनल पे आपको यूटेट 2024 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, ये सब करवा रखा है। तो आप उस प्लेलिस्ट से भी रिवाइज कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि बच्चों के भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है, वो क्या होता है? वो होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, अटेंडिंग। तो ये कहाँ है हमारा? ये इसको कैसे याद कर सकते हैं? लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ऐसे LSRW, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना क्या है? सुनकर अर्थ बनाना। बोलना क्या है? बोलकर विचार प्रकट करना। पढ़ना क्या है? लिखे हुए से अर्थ कर पाना। लिखना क्या है? लिखकर विचार प्रकट करना। लिसनिंग और रीडिंग, इनसे हम चीजों को ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल है। स्पीकिंग और राइटिंग, इसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो उत्पादन यानी कि अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहलाते हैं। इन चारों का बेहतर प्रयोग करने की प्रवृत्ति, दक्षता ही भाषाई कौशल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। अब ये बात किसने कही है? स्टीफन ने कही है, स्किनर ने कही है, क्रो एंड क्रो ने कही है, या मन ने कही है? तो ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्टीफन ने कही है। अगर हम बात करें कि हमारे स्किनर की डेफिनेशन क्या है, स्किनर ने कहा कि जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो डील करती है शिक्षण और अधिगम को, वो कहलाती है शैक्षिक मनोविज्ञान। इसके बाद क्रो एंड क्रो ने क्या डेफिनेशन दी? डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करती है लर्निंग एक्सपीरियंस एक इंडिविजुअल के, अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के, बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक। तो ये डेफिनेशन क्रो एंड क्रो ने दी। एनएल मून ने क्या डेफिनेशन की? ठीक है, नो दो इज नॉट अ स्पेसिफाइड कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर उनकी डेफिनेशन थी, सिंपल मनोविज्ञान को लेकर थी। साइकोलॉजी इज द साइंस जो प्रॉपर्ली ट्रेन करती है साइकोलॉजी को कि वो साइंटिस्ट बने, एटलीस्ट प्रैक्टिशनर बने, जो वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड एंड इंफॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को यूज करता है। थर्ड क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? सन ने, टर्मन ने, बिने और साइमन ने, या साइरिल बर्ट ने? साइरिल बर्ट का काम बैकवर्ड चिल्ड्रन के ऊपर बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बिने और साइमन ने, ठीक। 1885 में फ्रांसिस गार्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग, जो कि परसीव किया उन्होंने डिफरेंट स्टिमुलाई में। 1819 में बुक मेंटल टेस्ट एंड विषय पढ़ी, मानसिक टेस्ट का प्रथम परीक्षण। 1905 में बिने साइमन ने बुद्धि का पहला परीक्षण बनाया, ठीक है। 1908 में बिने ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। वो प्रोपोनेंट ऑफ विजडम यानी बुद्धि के पूर्वगामी या प्रवक्ता भी कहलाते हैं। इसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न और पुलमान ने आईक्यू यानी बुद्धि दर्शन, जो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु होती है, वो सूत्र दिया। उसके बाद जो है आपका टर्मन ने इस सूत्र को गुणा से करके ये पूरा आईक्यू का फॉर्मूला जो अभी तक चल रहा है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 दिया, ठीक। CWSN इसकी फुल फॉर्म क्या है? CWSN की फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये कहाँ है? ये रहा। और आपको पता है जो हमारा RTE है, ठीक है, 2009, उसके अंदर आपका संशोधन हुआ था, फिर 6 से 18 साल के CWSN बच्चों की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की यहाँ पे बात है, ठीक है। और हमारा अगर हम बात करें दिव्यांगता से जुड़ा हुआ जो एक्ट सबसे ज्यादा फेमस है, वो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें 21 दिव्यांगताओं की बात है। ये 2016 में आया, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्रोध एवं भय प्रकार है मोटिवेशन के, इमोशन के, हाइपोथेसिस के, या फिर आपके इंस्टेंट के। अब देखिए, गुस्सा आना, डर लगना, ये इमोशंस है। अब हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा मैकडूगल और उनके 14 बेसिक इंस्टिंक्ट्स और उनसे जुड़े हुए इमोशंस। अब देखिए मूल प्रवृत्ति और उनसे जुड़े हुए समझिए, ABCDEFGHI, ई पहले, तो इमोशंस पहले, इंस्टिंक्ट्स बाद में। डर लगता है तो हम भाग लेते हैं वहां से। टेंडर इमोशंस आता है तो हम पेरेंटल केयर, संतान कामना करते हैं। क्रोध आता है, एंगर, तो हम कहते हैं कि आई लव यू।
अधिकार होता है तो हम कहते हैं ये सारी चीजें मेरी है। पॉजिटिवनेस, आत्महीनता नेगेटिव सेल्फ फीलिंग आती है तो एक सबमिसिव, हम जो है उस चीज के आगे मतलब ऐसे हो जाते हैं कि हाँ मान गए। ठीक है, भूख लगती है तो हम फूड सीकिंग, भोजन खोजते हैं। हेट, घृणा होती है तो हम रिपेल करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग होती है तो हमें आत्मगौरव महसूस होता है। आश्चर्य होता है तो हम क्यूरियोसिटी जानने का प्रयास करते हैं। अम्यूजमेंट होता है तो हम हंसते हैं, लाफ कर हा हा हा। क्रिएटिवनेस होता है तो हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। लस्ट होता है तो काम प्रवृत्ति है। यहाँ पे एकाकीपन होता है तो सामूहिक ग्रुप में रहने की भावना। कष्ट करुणा होते हैं तो हम संवेदनशील करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं तो हमारे हमें इस कष्टों से दूर निकालते हैं। व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो भाई वो किया है आपका सिगमंड फ्रॉइड ने, जिन्होंने साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इन्होंने कहा था दो तकनीक से हम अनकॉन्शियस के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। एक है आपका ड्रीम इंटरप्रिटेशन यानी कि सपनों के बारे में जानकर, और एक जो है भाई वो है आपका दूसरा, वो है फ्री एसोसिएशन यानी मुक्त संचार, यानी उस चीज के बारे में बिल्कुल खुलकर जो भी विचार आ रहे हैं। तो फ्रॉइड ने जो दिया था उसने एक जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया। ओ ए ओ ए पापा एलजी का टी मिलाना ओरल एनल फैटिक लेटेंसी जनरेट। ठीक है, ईड की दो चालक शक्तियां हैं, एक है इरोस जो कि ग्रीक पारंपरिक कथा प्रेम की देवता, और इसको उन्होंने जीवन शक्ति कहा। यौन इच्छा, प्रजनन इच्छा, दर्द से बचाव शामिल है। थैनाटोस मृत्यु बल, सहज ज्ञान, हिंसा, आक्रामकता, ठीक है, नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं के लिए जिम्मेदार, मौत और विनाश के लिए भी चालक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आइसबर्ग मॉडल के अंदर, तो इड जो है उसके अंदर मूलभूत प्रवृत्ति और उत्तेजनाओं का संग्रह है। प्लेजर के सिद्धांत से काम करता है। अचेतन मन का राजा और कुछ समायोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ईगो बैलेंस होता है इड और सुपर ईगो के बीच में। रियलिटी वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है। सुपर ईगो मोरल पुलिसिंग का काम करता है। इड की मनमानी से सतर्क रखता है, और अगर ये भी ज्यादा हो जाए तो भी कुछ समायोजन हो सकता है। इड पूरा का पूरा अनकॉन्शियस में डूबा हुआ है। ईगो जो है भाई वो आपका प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों में है, ऐसे ही सुपर ईगो भी तीनों में। ठीक है, तो आइसबर्ग मॉडल है, कई बार आ जाता है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आरटीई का अधिकार संसद में कब पारित हुआ? अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा ऑप्शन 1 अप्रैल 2010 होता तो ज्यादातर बच्चे उसी को मार्क करके आते। तो पूरे भारत में तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, मगर संसद में जब पारित हुआ था तो 4 अगस्त 2009 को हुआ। तो यहाँ पे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा 4 अगस्त जो है वो पास हुआ था पार्लियामेंट में। इस क्लास का पीडीएफ मैं मनुराठी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, साथ ही साथ नोटबुक अकेडमी ऐप भी फ्री पीडीएफ में डलवा दूंगी। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट द्वारा 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट का साइन मिला, 27 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशित। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल चैप्टर 7 है, सेक्शन 38 है, अब सेक्शन 39 है, क्योंकि 2012 में संशोधन होकर एक और सेक्शन ऐड हुआ। लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। भारत 135वां ऐसा देश बना जिसने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की कानूनी गारंटी दी। अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं एनईपी 2020 का फुल नाम क्या है, ये क्वेश्चन देखिए केवीएस में दिया। तो ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो भाई यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो एमएचआरडी, जिसका नाम बदल के एमओई शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी पार्ट्स कितने हैं? पहला पार्ट है स्कूली शिक्षा, दूसरा पार्ट है हायर एजुकेशन, तीसरा पार्ट जो है वो अदर की एरियाज ऑफ फोकस, और पार्ट 4 है मेक इट हैपन। तो 4 पार्ट हैं, याद रखिएगा, और हमारे 27 जो है वो चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा बालक भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीखते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे। इस समस्या का कारण क्या हो सकता है? देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है,
कोई सरलता से सीखता है, किसी को सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो लर्निंग इज इंडिविजुअल। हेल्थ किसी बच्चे की ठीक नहीं है, ये भी नहीं है। सम चिल्ड्रन इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में, ये भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव ओपन है। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में चेंज होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है? बी। ठीक है, स्किल भी नहीं, व्यक्तिगत समायोजन, ये तो हम इंटेलिजेंस बुद्धि में करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्विजिशन ऑफ नॉलेज सिर्फ ज्ञान चेंज होता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके दो पोल्स होते हैं। इसकी बात किसने करी है? ठीक है, वो हमारी एडम्स ने करी है। किलपैट्रिक जो है, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि दी है। ठीक, इसके बाद आ गया आपका जॉन डुई। ये आपके प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म से जुड़े हुए हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना अमेरिकन फिलोसफी। गांधी जी जो है वो आइडियलिस्ट आदर्शवाद मुनरम, और इन्होंने क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, उस पर काफी बल दिया। जो वार्धा में 1937 में बेसिक एजुकेशन स्कीम कहलाई, जिसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे, मगर आइडियाज जो थे वो मेन तौर पर महात्मा गांधी जी। 12वां प्रश्न, शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्याम पट पर लिख रही है। ठीक है, किस प्रकार का रीइंफोर्समेंट है? रीइंफोर्समेंट जो होता है वो किसी भी बिहेवियर को जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो आपने जैसे टॉफी दी, चॉकलेट दी, या प्रेज दी, तारीफ करी। ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के अंदर आप एवर्सिव स्टिमुलस यानी बेकार वाला जो स्टिमुलस है उसको रिमूव करते हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठे और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। ठीक है, तो गाड़ी पी 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 बोलती रहती है, आप चाहते हैं इस चीज इस आवाज से पीछा छूटे, तो आप एक डिजायरेबल बिहेवियर यानी सीट बेल्ट लगाने का व्यवहार करते हैं। तो ये कहलाता है नकारात्मक पुनर्वलन। दंड जो होता है वो किसी भी व्यवहार को डिक्रीज करता है, चाहे पेशकश वाला हो। तो वो कहलाता है प्रेजेंटेशन टाइप, टाइप 1 पनिशमेंट, जिसमें थप्पड़ मार देते हैं, जिसमें स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं। एक होता है टाइप 2 दंड, जिसको विड्रॉल टाइप कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई अच्छी चीज होती है ना उसको हटा लेना। ठीक है, जैसे कि सारा दिन मोबाइल कोई चलाए गीत जैसा, तो भाई उसका पासवर्ड ही चेंज कर देना। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए टीचर क्या लिख रही है, सकारात्मक है। नॉन वर्बल देखिए वो अब यहाँ पर जो है वर्बल, वर्बल रीइंफोर्समेंट मौखिक है वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, तो इसका आंसर जो है वो 12 का ये है 30। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए इंडिविजुअल लोगों के बीच में, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस। अब देखिए विद्यार्थी की प्रशंसा जो है अगर आप लोगों के बीच में करेंगे तो उसको ज्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, और बाकी भी मोटिवेटेड होते हैं, तो आंसर हमारा बी से। सीसीई की फुल फॉर्म क्या है? सीसी की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगर हम बात करें सतत यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, आप बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर रहे हैं, अफेक्टिव भावात्मक और साइकोमोटर कौशल से जुड़ा और कॉग्निटिव संज्ञान से जुड़ा हुआ। अवधारणा, अवधारणा किसने दी थी? अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रभाव देखा गया एनसीएफ 2005 में, सर्वप्रथम अपनाया सीबीएसई ने। वर्तमान में सीसी की व्यवस्था आरटी 2009 के अनुसार है, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 2009 में। चेंज सीसी में एक स्कॉलास्टिक पार्ट होता है पढ़ाई वाला, फर्स्ट टर्म 50%, FA1 10% अप्रैल मई, FA2 10% जुलाई अगस्त, और FA1 30% सितंबर। सेकंड टर्म 50%, FA3 10% अक्टूबर नवंबर, FA4 10% दिसंबर जनवरी, FA2 30% फरवरी, और फर्स्ट और सेकंड टर्म मिलकर 100%। पोस्ट स्कॉलास्टिक सेल्फ एक्शन पक्ष में आपका जीवन कौशल, वर्क एजुकेशन, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट और एटीट्यूड्स और वैल्यूज का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य योजना निर्माण की पंचपदीय प्रणाली भी किसने दी थी? तो भाई वो दी थी आपकी हर्बर्ट ने। मॉरिसन ने जो दिया था वो यूनिट प्लान के ऊपर काम था, इसका इकाई योजना पे। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया, परियोजना पे दी। ठीक है, और जॉन डुई जो थे वो किलपैट्रिक के गुरु थे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेडरिक हर्बर्ट, इन्होंने लेसन प्लान का जो 5 पदीय सिद्धांत दिया
ठीक है, सबसे पहले हो गया प्रीफेस, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा कंपैरिजन या एसोसिएशन सहचार्य बनाना, फिर जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करना, फिर उसको प्रयोग करना। पेडागोजी पर काम था इनका, साइंस ऑफ पेडागोजी और आउटलाइंस ऑफ पेडागोजी जो है इन्होंने किताब भी लिखी। एथिक्स प्लस साइकोलॉजी साइंस ऑफ एजुकेशन इन्होंने कहा। एप्रेसेंटेटिव मास के ऊपर इनका काम था। माइंड को उन्होंने कहा कि जानना, महसूस करना और बिलीव, तीनों पार्ट इसमें आते हैं। निम्न में से कौन सी विधि को सुकराती विधि कहा जाता है? सोक्रेट, सोक्रेट ने यूज किया था भाई क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है, सोक्रेट के स्टूडेंट थे प्लेटो, जिसने आपका डिस्कोर्स एनालिसिस मेथड दिया। ठीक है, इसके बाद आ गया जिसमें संवाद का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद है एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी बोल दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने दिया डिडक्टिव मेथड, यानी कि आपका एग्जाम्पल से रूल, और दिया उन्होंने डिडक्टिव मेथड निगमन। निगमन के अंदर क्या होता है? रूल से एग्जाम्पल। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 मुख्य नियमों का सही क्रम क्या है? रेडीनेस, जब तक कोई तैयार नहीं होता हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, एक्सरसाइज, यानी कि हम यूज करेंगे तो चीजें याद रहती हैं, डिसयूज करेंगे तो भैया हम भूल जाते हैं। इफेक्ट, अगर किसी काम को करने से सकारात्मक परिणाम मिलता है तो उस चीज को हम बार बार करते हैं। थॉर्नडाइक जो कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाते हैं, 1913 में किताब लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस। ऐसा थ्योरी की बात ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, जितने प्रयास करेंगे धीरे धीरे त्रुटियां कम हो जाएगी। कैट पर प्रयोग अमेरिकन कनेक्शनिज्म थे। सेकेंडरी लॉज इनके क्या थे कि जब भी कोई नया काम होता है तो हम बहुत सारी प्रतिक्रिया देते हैं। मेंटल सेट, जिस मेंटल सेट से जाएंगे तो भाई उस अकॉर्डिंगली जो है हमें क्या होगा, परिणाम मिलेंगे। तो अच्छा अच्छा राजीव सोच के जाओगे तो अच्छा अच्छा काम होगा। मेसोसिएटिव शिफ्टिंग की धीरे धीरे सहचार्य शिफ्ट हो जाता है। प्राइमेसी आगे की चीज याद रहती है, रिसेंसी बाद की चीज याद रहती है। एनोलॉजी चीजों में सादृश्य होती है तो हम वो उपयोग कर देते हैं उस दूसरी में। स्टिमुलस जितना तीव्र, विविध और अलग सा होता है तो याद रहता है। और पार्शियल एक्टिविटी, चीजों को तोड़कर करते हैं तो ज्यादा याद रहता है। निम्नलिखित में से कौन वंचित बाल है? सोशली डिप्राइव्ड, सामाजिक तौर पर जो डिप्राइव्ड है, सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, ये डिसएडवांटेज भी कहलाते हैं। गरीबों के बच्चे, एससी एसटी कास्ट के बच्चे, ठीक है, और साथ ही साथ भी जो है आपका CWSN, ठीक है, सेक्स वर्कर्स के बच्चे। तो ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दिस। किस बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ ने सहजावस्था को सीखने का आदर्श माना? तो यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया। तो भाई ये जो है ये वैलेंटाइन ने कहा है। आपका आंसर नंबर 20 है। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा से संबंधित निम्न स्तर की यानी लोअर लेवल की नीड्स कौन सी होती है? तो वो होती है शारीरिक जरूरतें, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें मैस्लो की, आपकी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की, तो भाई सबसे निचले स्तर पर होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, एयर वाटर फूड क्लोथिंग रिप्रोडक्शन। फिर होती है सुरक्षा वाली नीड्स, जिसके अंदर होता है पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ। इसके बाद होता है कोई हमें भी प्यार करे, हम भी किसी को प्यार करें। बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। फिर होता है भाई क्या होता है आपकी सेल्फ एस्टीम, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत, आत्मसम्मान बनाए रखना, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, ये। फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी हम क्यों पैदा हुए हैं उस चीज को जानना समझना। ऊपर वाली जो दो है वो डेवलपमेंटल विकास नीड्स या मेटा या कुछ नीड्स कहलाती हैं। नीचे वाली 3 सर्वाइवल, अस्तित्व, रक्षा या फिर आपकी बेसिक नीड्स कहलाती है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना किस चीज से संबंधित है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरे वाली है, ठीक है, 1986 की, ठीक है, वो उससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की, तो सबसे पहले जो थी वो 1968 में आई, इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो कोठारी कमीशन 1964-66, ठीक है। उसके जो है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट उस रिपोर्ट का नाम था। कोठारी साहब उसके अध्यक्ष थे, तो कोठारी आयोग भी कहलाता है। उसकी अनुशंसाओं पर आधारित थी। इसके बाद आई NTE 1986, जो राजीव गांधी के टाइम आई, और थर्ड जो है वो NEP 2020, जो मोदी जी के टाइम से। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की अगर हम बात करें 1986-87 में आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राइमरी एजुकेशन को आवश्यक मानते हुए बच्चों का अपव्यय एवं अवरोधन, यानी कि बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट ना करें, वेस्टेज ना हो उनका, जो हम उसके जो क्या करते हैं हम
रिसोर्सेज लगाते हैं और वो छोड़ के भाग जाते हैं, स्टैग्नेशन फेल कर देते हैं, उसी क्लास में पढ़ा है। उसको रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 कमरे, एक बरामदा, जो लड़के और लड़कियां उनके लिए अलग अलग वॉशरूम, और कम से कम 2 टीचर हो जिसमें से एक फीमेल हो। ठीक है। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड, नक्शे, खिलौने, चार्ट और फर्नीचर आदि की उचित व्यवस्था। ओबीबी के उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरे, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्राइमरी स्कूल के ढांचे में सुधार करना, शिक्षकों की आपूर्ति करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता क्वालिटी में इंप्रूव करना, प्राथमिक शिक्षा में परिणात्मक जो है सुधार। मनोवैज्ञानिक ब्रिज के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेद होता है? जब पैदा होते हैं वो होता है एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप इधर ही आते ठीक। अगर हम यहाँ ब्रिज की थ्योरी देखें तो जन्म के समय जब पैदा होते हैं तो एक्साइटमेंट होता है, फिर डिस्ट्रेस और डिलाइट। ठीक है, फिर डिस्ट्रेस आता है, फिर डिलाइट आता है 3 मंथ में, फिर गुस्सा, डिस्गस्ट, फियर, ये सारी चीजें 6 मंथ में आ जाती है बच्चे में। इलेशन, खुश होना, अफेक्शन, प्यार शुरू करना 12 महीने के बच्चे को आ जाती है। ठीक। व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है हम अलग अलग क्यों हैं? हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ओ ओ ओ वे इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं क्योंकि जीन्स का फर्क है। ठीक है, साथ ही साथ वातावरण। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा दोनों, और मेंटल थॉट्स का भी फर्क है। हम आंसर लगा रहे हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जब मैं बोलूँ चेंज तभी चेंज करना है। ठीक है, जब आप खत्म करोगे तो मैं बोलूंगी या हाँ, जब मैं खत्म करूँ और एक बार बोलूंगी, हाँ, करेक्टनेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि एक आपके मानकीकृत परीक्षण के क्या होता है? रिलायबिलिटी, यानी रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, यानी बार बार सेम रिजल्ट्स आना। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका मानक, यानी स्टैंडर्ड होता है उसका कुछ। इसके बाद आ गया वैलिडिटी, वैधता, यानी जिस चीज को मापने के लिए बनाया है उस चीज को माप, जिस चीज को मापने के लिए बनाया उसको माप। तो ये सारी बातें जो होती हैं आपके जो एक टेस्ट होता है उसको परिचायक होती है, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिविटी होती है। बस नहीं, चाहे मैं चेक करूँ या संजीव सर चेक करें, अगर सही बोले भरे हैं तो आपको सही मार्क्स उतने मिलेंगे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल जो है वो प्रोडक्ट है आपका हेरिडिटी, वंशानुक्रम, यानी गुणसूत्र जो हमें माँ बाप से मिले और पर्यावरण का। तो भाई ये जो है ये कहा है आपका गुरुवर्ग में। ठीक है, हेरिडिटी इज डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी जिसको हम नेचर भी कहते हैं, ठीक है, प्रकृति भी कहते हैं, नेचर नर्चर डिबेट में भी आता है। एनवायरनमेंट जिसको हम नर्चर भी कहते हैं, जिसको हम पोषण भी कहते हैं, और व्यवहारवादी इसको काफी बल देते हैं। चेंज, हु गेव द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी जितनी बार हम प्रयास करते हैं धीरे धीरे त्रुटियां कम हो जाती हैं। तो भाई ये जो आंसर दिया है ये दिया है आपका थॉर्नडाइक। ए, पैवलोव ने तो क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो होता है पेयरिंग होती है और एक अनुबंधन स्थापित हो जाता है। आयु का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो क्या होता है? हमने देखा है टर्मस ने दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। एफएलएन की फुल फॉर्म क्या है? एफएलएन की फुल फॉर्म है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको तो पढ़ना आता है, सुनकर तो पढ़ के लगाना, बिना जल्दी जल्दी क्यों लगाते? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संस्थात्मकता, एनईपी 2020 कहती है कि हमें एफएलएन के टारगेट्स 2025 तक अचीव करने हैं। लर्निंग आउटकम फाउंडेशन लर्निंग के उनको डिवाइड किया गया है 3 विकासात्मक गोल्स में, हेल्थ और वेलबींग में, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, बच्चों का प्रभावी संप्रेषण हो, इन्वॉल्व लर्नर हो, यानी कि आपका बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह।
निपुण प्रोग्राम जो है वही एफएलएन के तहत चलाया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत का सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना। एनईपी 2020 कहती है कि एफएलएन के टारगेट 2025 तक अचीव करो। पढ़ना क्या है, जो लिखा हुआ है उससे अर्थ गढ़ पाना। संख्यात्मकता न्यूमरेसी क्या है कि जमा घटा ये सब करना। अब यहाँ पे देखिए क्लास वाइज टारगेट है निपुण के, जो कि हमें 2026 करने हैं। बाल वाटिका जो बुनियादी वर्ष 5 जो होते हैं बाल वाटिका में फाउंडेशन स्टेज में 5 में से 3 जो होते हैं, नर्सरी केजी यूकेजी। तो यहाँ पर हो गया आपका हिंदी में रिकॉग्नाइज या भाषा में लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज लेटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स, रीड करता है सिंपल वर्ड जो कि 2 से 3 अल्फाबेट थे। निपुण के टारगेट हमें 2026-27 तक अचीव करने हैं। मैथ में ये सारा पढ़ूंगी। रिकॉग्नाइज और रीड करता है नंबर अप टू 10, अरेंज करता है नंबर ऑब्जेक्ट शेप्स को इवेंट्स को एक क्रम में। फर्स्ट क्लास में वो सिंपल सेंटेंस पढ़ने लग जाता है 4 से 5 शब्दों के, एज अप्रोप्रिएट अननोन टेक्स्ट, और रीड और राइट करता है नंबर अप टू 99, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ग्रेड 2 में रीड करता है 8 से 45 से 60 वर्ड प्रति मिनट, रीड और राइट नंबर्स अप टू 999, सब्ट्रैक्ट अप टू 99। ग्रेड 3 रीड विद मीनिंग 60 वर्ड्स प्रति मिनट, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 9999, सॉल्व करता है सिंपल गुणा की प्रॉब्लम। अब यहाँ आ गया हमारा राइट ऑर्डर क्या है भैया। राइट ऑर्डर ये है कि पहले तो दिव्यांगों को अलग से स्कूल बोलते हैं, वो स्पेशल एजुकेशन ये कहलाते हैं। फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन है कि आप नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाने लगे मगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। फिर आया समावेशन का जमाना, जिसके अंदर जो है आप सारे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका क्या रहता है कि आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पेडागोजी में पढ़ाने के तरीकों में, ताकि नॉर्मल दिव्यांग बच्चों के बीच में एक अच्छा समन्वय बने, और नॉर्मल बच्चों के भी सीखते हैं दिव्यांग से, और दिव्यांग भी सीखते हैं नॉर्मल से, अल्टीमेटली समाज का ही भाग है। तो सपना का स्टेटमेंट जो है वो भी समावेशन को बढ़ावा देती थी। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। सेग्रीगेशन का था कि एक मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पे आधारित, जिसमें आप कैटेगराइज करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल सेटिंग, अलग स्कूल, सेपरेट करिकुलम। इंटीग्रेशन में ये नीड्स पे आधारित था, ये मेडिकल मॉडल, इंडिविजुअल एडेप्टेशन, प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, और इसमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती थी डिसेबल्ड पीपल्स की। इंक्लूजन राइट्स के ऊपर काम करता है, एक सामाजिक मॉडल है डिसेबल, यहाँ पर सपोर्ट देना सभी को, बेनिफिट होता है सभी पीपल्स का। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिफाइंग सिस्टम है, स्ट्रेस होता है आउटकम्स पे, फोकस होता है करिकुलम कंटेंट पे। पेरेंट्स फॉर इंक्लूजन, फोकसिंग ऑन स्कूल इफेक्टिवनेस एंड इंप्रूवमेंट। व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल चाइल्ड? तो हमें बताया कि सीटेट में 90 नंबर वाला पास होता है, ऐसे याद रखना है। तो 90 से 110 जो होता है वो आईक्यू होता है नॉर्मल बच्चे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लेस देन 70%, 1% होते हैं मूर्ख कहलाते हैं, 70 से 79 5% निर्बलशील बुद्धि, 80-89 मंद मंगोलिज्म पिछड़े बैकवर्ड, 90 से 109 60% सामान्य औसत कहलाते हैं, 110 से 119 तीव्र बुद्धि उच्च औसत, 120 से 130 प्रखर बुद्धि श्रेष्ठ सुपीरियर, और 130 प्लस वो आपके गिफ्टेड कहलाते हैं। यहाँ पर एक बेल शेप्ड कर्व बनता है कि ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं, यहाँ पे जो होगा वो गिफ्टेड होगा, और यहाँ पे जो होगा वो बैकवर्ड और मेंटली रिटार्डेड होगा। ये एनपीसी कर्व कहलाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें आईक्यू रेंज की, तो आपका माइल्ड रिटार्डेशन 52 से 67, मॉडरेट 36 से 51, सीवियर 20 से 35 और प्रोफाउंड बिलो 20। आईक्यू बैचलर स्केल के अनुसार 55 से 69 एजुकेबल, यानी आप पढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, 40 से 50 को ट्रेनेबल, उन्हें आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, 25 से 39 कस्टडी में जो रहते हैं, और बिलो 25 ये भी कस्टोडियल। ये आईक्यू इस वाली रेंज पे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर हमें मिला। समावेशी शिक्षा में नॉर्मल क्लासरूम, देयर आर नॉर्मल क्लासरूम टीचर्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती है, रेगुलर प्रोसीड टीचर्स होती है, बोथ नॉर्मल क्लासरूम टीचर्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा में, तो हमारा जो है नॉर्मल क्लासरूम टीचर्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर डी ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो अलग से क्लास, मैडम ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर
समावेशी शिक्षा की सब बच्चे एक साथ सीखते हैं, शिक्षक सहयोग करे, समर्थन प्रदान करे, क्षमताओं पर जोर हो ना कि अक्षमताओं पे, टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए। ठीक है, प्रशस्त पार्ट है, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग रूम। पार्ट ए जो होता है वो क्लासरूम टीचर करता है, पार्ट बी जो होता है वो स्पेशल एजुकेटर करता है। केटर टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, ऑनर किया जाए नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इक्विटेबली, समतापूर्वक, जैसे स्कॉलरशिप और जो है आप रिजर्वेशन देते हैं कि वो बराबरी पे आ जाए। वैल्यू विभिन्न विचार और परिप्रेक्ष्य मूल्य, विभिन्नता और व्यक्तिगतता को मानना, और पोषण करो दया और परानुभूति, यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर देख पाना। कौन सा टेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट है टीचर्स के लिए कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चों के एरर्स और मिस्टेक्स कैसे हो, क्यों हो। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में पता लगाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट में तो देखिए हम पता लगाते हैं बच्चे की उपलब्धि। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो बाहर से बन के आते हैं, और टीचर मेड टेस्ट जो टीचर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें आईक्यू के फॉर्मूले को लगाकर क्वेश्चन लगाना है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बड़े में वास्तविक आयु गुणा में 100। ठीक है, मानसिक आयु हमारी कितनी है 10, वास्तविक आयु क्या है 8। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चुके 8, 4 और 1 25, 25 पंजे 125, तो 125 आईक्यू आ गया, तो हमारा आंसर बी है। Which one of the following quality of teacher जो enhance करेंगे, दोनों को बढ़ावा देंगे? कम्युनिकेटिव एबिलिटी, मोटिवेशन, गाइड करने की एबिलिटी, या फिजिकल पर्सनैलिटी, कैसे दिखती है। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल पर्सनैलिटी तो सुंदर सीधी अभिप्रेरित करे, इंस्पायर करे। ठीक है, तो वो जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी चला जाएगा, आयोग ने भी बी ही माना है। ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, हम व्यक्तित्व को मापन करते हैं, उसका एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का मेथड है। तो भाई रेटिंग स्केल, ये रेट करना है, बेकार, महाबेकार, एवरेज, अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो होती है वो काफी सब्जेक्टिव होती है, इंटरव्यू में भी व्यक्तिगत जो है हमें इंटरप्रिटेशन मिलती है, केस स्टडी, किसी एक केस को डिटेल में स्टडी करना होता है। बट अ टीचर शुड नॉट डू टू शेप एन इंक्लूसिव क्लास, एक समावेशी कक्ष को सही आकार देने के लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। टीचर प्रोफिशिएंट हो अपने सब्जेक्ट में, सही बात है। स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करे, ये नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। टीचर जो है उसको स्ट्रिक्ट हो और बिल्कुल कंजर्वेटिव, नहीं सुनूंगी बच्चों की, तो ये बात गलत है। टीचर शुड बी इंटरेस्टेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज, वो ये सही है। ये सारे पॉजिटिव हैं, ये एक नेगेटिव है, हमसे नेगेटिव पूछा था, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। होलबर्ग ने हमारे फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिया। लेवल्स की बात है तो यहाँ पे 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए। होलबर्ग ने लेवल 1 प्री कन्वेंशन मोरालिटी, जिसके अंदर पूर्व पारस्परिक अवस्था, स्टेज 1 कहना मानेगी वरना दंड मिलेगा, तो बच्चा बस इस तरीके से उसकी नैतिकता बस इससे जुड़ी होती है। स्टेज 2 मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं आपसे हेल्प करूँ तो मम्मा मुझे क्या मिलेगा, तो गीत इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज में है, साधनात्मक सापेक्ष। लेवल 2 कन्वेंशन मोरालिटी, यानी कि समाज की नजरों में अच्छे से लगना, गुड बॉय गुड गर्ल। यहाँ पे लॉयल्टी, इसको गोल्डन एज ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं, यानी आदर्श पारस्परिकता का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, वरना तो भसड़ मच जाएगी। ठीक, और इसने बहुत सारे डिलेमास दिए थे, यानी नैतिक दुविधा, जिसमें सबसे फेमस था हाइंस डिलेमा। हाइंस नाम का एक बंदा था, उसकी बीवी मर रही थी, ठीक है, उसको एक दवाई की जरूरत थी और केमिस्ट दे नहीं रहा था। वो तो कहता था मैं तो इतने पैसे लूंगा क्योंकि मैं से पैसे कमाऊंगा, तो वो क्या करता है, चोरी कर लेता है। क्या चोरी करना चाहिए था, क्या हाइंस अपनी बीवी से प्यार नहीं करता तो क्या वो चोरी करता। इस तरीके के सवाल पूछे गए, जिसमें बच्चा जिस तरीके की मोरल रीजनिंग देता है, ठीक है, उसके आधार पर उसे अलग अलग स्टेजेस में रखा गया। लड़के सैंपल थे, ठीक है, तो कैरल गिलिगन ने इसका जो है क्रिटिक किया, और उसने कहा कि पुरुषों का सैंपल लिया आपने, और उन्होंने कहा कि पुरुषों की नैतिकता जो होती है वो जस्टिस से जुड़ी हुई है, महिलाओं की नैतिकता जो है वो केयर, देखभाल से जुड़ी हुई है। पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी, इसके अंदर क्या होता है, आपका फर्स्ट उत्तर पारस्परिक अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रीजन, दो नियम बदले जा सकते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, पर्सनल इंटीग्रिटी, विवेक की अवस्था, यूनिवर्सल भाईचारा, ये वाली सारी बात। बेस्ट वे, एक अध्यापक को अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है
एक अच्छा सा भाषण दे, ये शिक्षक केंद्रित हो गया। मॉडल शो करना, ये भी शिक्षक केंद्रित होगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर बस चित्र देख लेना नहीं, जब उन्हें एक्सकर्शन पे लेके जाएंगे, दिखाएंगे, उनको बाग में लेकर जाएंगे, जू में लेके जाएंगे, तो उसे ज्यादा चीजें बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा और याद रखेंगे। अब यहाँ पे दे रखी है हमारी कार्य क्षमता और यहाँ दे रखी है भैया उसके नाम, हमें मैच ऑफ करना है। ठीक, अगर हम बात करें लिखने की डिसेबिलिटी है तो वो कहलाएगी आपका मैथ डिसकैलकुलेट करेंगे, डी का 2 ये रहा। ठीक है, तो ए का 3 हो गया। लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया होता है जिसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। बी का 4 वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी यानी बोलने में दिक्कत, तो वो डिस्प्लेजिया हो गया। ठीक है, सी का 1 राइटिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो राइटिंग डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिया यहाँ गलत दे रखा है, ये होगी डिसग्राफिया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिस्लेक्सिया जो है वो फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड है, शारीरिक मूवमेंट्स में समझ में नहीं होगा। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक, सीटी के अंदर क्या होता है, व्यापक होता है कि आप सभी पक्षों का मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, सभी विषयों का, सिर्फ शैक्षिक एरिया का, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों एरिया का। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। द स्टेज फ्रॉम 7 से 12, ये क्या है, शैशव अवस्था ये 0 से 2 होती है। एडोलेसेंट किशोर अवस्था जो है भैया वो आपका 13 प्लस जाएगी। तो लेट चाइल्डहुड कहलाएगा, अर्ली जो है वो 3 से 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन्फेंसी शैशव अवस्था बर्थ से 2 साल, चाइल्डहुड बाल्यावस्था 2 से 12 साल, प्री चाइल्डहुड टू बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12। एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था 12 से 19, एडल्टहुड 19 से 60 और ओल्ड एज यानी 60। न्यूनेटल नवजात होता है यानी कि जन्म से लेकर 28 दिन। लॉ ऑफ रेडीनेस, जब तक कोई तैयार नहीं होता आप नहीं पढ़ा सकते या कुछ काम करा सकते। ये जो है आपका जुड़ा हुआ है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मेन लॉज का ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो जो ओपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो स्किनर ने दी थी, और ये जो मेनली है ये बात करती है रीइंफोर्समेंट। सीधे सही बना हुआ, आप हैंडराइटिंग सही करो, सही से क्रॉस करो, अच्छे से काम करो। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन के द्वारा आप किसी व्यवहार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पांस की पेयरिंग की बात करती है जो कि बैकग्राउंड ने दी थी। इसके बाद आ गया हमारा साइन लर्निंग जो टॉयलमैन ने दी थी, चूहा था उसने दिमाग में एक मैप बना दिया, इस पेन से खराब हो जाएगा। कौन सा स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा सजेस्टिबिलिटी फाउंड होती है, वो हाईएस्ट, तो भाई वो आपका लेट चाइल्डहुड के अंदर बच्चा बहुत सजेस्ट करता है ऐसे कर लो। तो यहाँ पर आंसर जो होगा 43 का आपका बी हो जाएगा। ठीक, क्रिएटिविटी क्या होती है, इनेट एबिलिटी है, मानसिक एबिलिटी है, दिमाग से जुड़ी हुई है, ट्रेडिशनल कोई ट्रेडिशन है, संस्कृति से मिल रही है, या सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाएगी, समस्या समाधान कहलाएगी। तो ये मेंटल एबिलिटी है। एक चाइल्ड की क्यूरियोसिटी क्या कहलाती है, एटीट्यूड किसी चीज का को लेकर पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो रखिएगा। डिफेंस मैकेनिज्म जो कि आपने फ्रॉइड ने दिए थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा जो है आगे किसी और पे निकाल देना, प्रोजेक्शन अपनी गलती का ठीक रहा दूसरे पे फोड़ देना, रिएक्शन फॉर्मेशन यानी जो आप हैं उसके बिल्कुल विपरीत रिएक्ट करना। ठीक है, रैशनलाइजेशन सामाजिक रूप से उपयुक्त तर्क देना, स्वीट जो है लेमन यानी अपनी जो चीजें उनको बढ़िया बता देना, सॉर ग्रेट अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिली तो कह दिए कि वो बेकार है। ठीक, फीलिंग से जुड़ा हुआ है ये, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा सी, लगा ही नहीं आंसर है ना। ऐसे क्या बच्चे लगा पाएंगे फिर आप। एक चाइल्ड होल्ड करता है पेंसिल, एक चाइल्ड होल्ड करता है पेंसिल, ठीक है, तो अपनी फिंगर से, तो ये कौन सा, और थंब से, वो कौन सा प्रिंसिपल और डेवलपमेंट दिखाता है। देखिए पहले जनरल यानी चीजों को पकड़ना है, तो स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है, ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली डूम लगातार नहीं होता, और नन ऑफ द अबव होगा। रीचिंग कंक्लूजन, हम एग्जांपल से नियम की तरफ जाते हैं, तो भैया ये कहते हैं डिडक्टिव एनालिसिस होता है विश्लेषण यानी तोड़कर देखना। ठीक है, एक मिनट लीजिए, यहाँ पे एनालिसिस में हम
अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, जबकि हम सिंथेसिस में नोन से अननोन की तरफ जाते हैं जब हम समग्र तौर पे देखते हैं। इंडक्टिव क्या होता है आपका एग्जाम्पल से रूल की तरफ, लेक्चर मेथड टीचर भाषण दे रहा है। अकॉर्डिंग टू क्लैरिटी कौन सी स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो कि स्टार्ट होती है, अरेंज करते हैं हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में, तो क्रम में लगाना, सबसिलेशन, संरक्षण कर पाना, ये सारी चीजें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि स्टेज 3 7 से 11 में होती है, बच्चा ठोस चीजों के साथ करने लग जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज 1 0 से 2 बच्चा संवेदी सेंस ऑर्गन के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने की कोशिश करता है। प्री ऑपरेशनल जो कि आपकी स्टेज 2 कहलाती है, 2 से 7 बच्चा एनिमिज्म शो करता है, जीवा की निर्जीव चीजों में भी जान है, ठीक है। स्टेज 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+, इसके अंदर बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पनाएं बनाकर निगमनात्मक तर्क देना, अमूर्त चिंतन कर पाना, जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी बात कर पाना, प्रोपोजिशनल रीजनिंग, प्रोपोजिशन जिनका वास्तविकता से लेना देना नहीं है उनके आधार पर कंक्लूजन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन द क्लासरूम में जो फीडबैक देती है, तो भाई यानी कि प्रतिपुष्टि, ये पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट का। एडमिनिस्ट्रेशन क्या रही है, इससे इन्फॉर्म पेरेंट्स जो है उनके लर्निंग लेवल बच्चों को कितना आ रहा है, इससे देखिए इंप्रूवमेंट होता है, स्कोप फॉर बच्चा सोच पाता है, इंट्रोस्पेक्ट कर पाता है कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, और इंप्रूवमेंट होता है। स्कूल को कोई अनुदान राशि पैसा वैसा मिल रहा है, एक मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है वो क्लास में काउंट हो, बट फिर टीचर डूइंग सच सिचुएशन, इसको इंसल्ट करना चाहिए आंसर जवाब नहीं देने पे। टीचिंग पेस उसको स्लो रखना चाहिए ताकि रिपीट अगेन एंड अगेन ताकि वो समझ पाए। नॉर्मल पेस में कराए तो वो तो पीछे ही छूट जाएगा। इग्नोर करे रिटार्डेड चाइल्ड को और कॉन्सेंट्रेट करे कि मुझे तो चैप्टर पूरा करना है। अब यहाँ पे सिफेलोकॉर्डल क्या होती है आपका, सर से लेकर पाँव तक, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल अधोगामी यानी बीचों बीच से लेकर कोने उंगलियों तक, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड, फिर आपका नेक, फिर आपका हेड, हाँ हेड हो गया, फिर हो गया हैंड, नहीं हेड, ट्रंक, धड़, फिर हाथ, फिर पैर। तो ये क्या उनका आंसर जो होगा बेटा, वो सिर, हाथ, पैर और धड़, तो नहीं होगा हेड, ट्रंक, हेड, सिर, धड़, सिर, हाथ, नहीं होगा सिर, हाथ, धड़, धड़ ऊपर वाली बॉडी को कहते हैं ना, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। हाँ क्योंकि आपका पैर के बाद धड़ थोड़ी होगा, कान क्या होता है, ये ठीक है। इन दिस स्टेज ऑफ टीचिंग, हाँ इन दिस स्टेज ऑफ टीचिंग द लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, टीचर पहले से लेसन प्लान बना के आती है, वो प्री एक्टिव फेज में बना कर आती है। अगर हम बात करें फेजेस, फेजेस ऑफ टीचिंग की, एक होता है प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रियात्मक जो कि फिलिप जैक्सन ने दिया। हम लक्ष्य और विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं, हमें क्या पढ़ाना है, क्या टीएलएम, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी। इंटरैक्टिव यानी कि हम जो बातचीत करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे पढ़ाते हुए बात करती हूँ, तो कक्षा का मूड साइज देखना, डायग्नोज करना लर्नर्स को, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इसमें होती हैं। और पोस्ट एक्टिव जो सबसे बाद में होता है, जिसमें मूल्यांकन शामिल होता है, फीडबैक शामिल होता है, टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, इंप्रूव करनी चाहिए, तो उस चीज के बारे में रिफ्लेक्ट। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर क्या आते हैं, वे गिफ्टेड, इमोशनली डिस्टर्ब, मेंटली रिटार्डेड, तो सभी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, तो आंसर डी। कंडीशन रिस्पांस थ्योरी, ठीक है, ये किसने दी थी, तो भाई ये दी थी थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चे को किस चीज में रुचि है, तो ऑब्जर्व करें बच्चे की एक्टिविटीज को, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन बच्चा जो सवाल पूछता है, बेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारी चीजों से आपको पता चल जाएगा बच्चे की रुचि किस में है। 56 चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज एज, जो कि वो मैनिपुलेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, तो भाई ये बात जो है बच्चा लिटिल साइंटिस्ट जैसा है, तो ये बात जीन पियाजे ने कही, जो कि रचनावाद को बढ़ावा देंगे। स्पीयरमैन जो थे उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी, कि कुछ एक जनरल फैक्टर होता है, हर बंदे में कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। टर्मन ने जो है वो आपका आईक्यू का फॉर्मूला मेंटल एज बटे में वास्तविक एज गुणा में छोड़ दिया, और विनय ने जो है सबसे पहले जो है बुद्धि परीक्षण बनाया।
विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको केप्ट इन माइंड रखना चाहिए जब हम जो है पढ़ाएं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो स्टूडेंट्स का सही है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिसिप्लिन और रेगुलर अटेंडेंस, डर का बच्चा है ये भी नहीं है, चेक करना होमवर्क ये भी छोटी बात है, तो आंसर ये होगा 58। द करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मोटिवेशनल नीड्स का जो मैस्कुलिन सबसे पहले होती है शारीरिक जरूरतें, तो 1 सबसे पहले होगा। इसके बाद क्या होता है आपका सेफ्टी नीड्स, 1 के बाद 5 होगा। इसके बाद होती है कोई हमें भी प्यार करे, वो भी किसी को प्यार करे, ठीक है। फिर अपने को चाहिए खुली इज्जत, फिर होता है आपका 3rd नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब लास्ट नंबर पे जो ऑप्शन है उसके ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे मैस्लो नीड हायरार्की दे रही है, आई एम कंफर्टेबल, फिजियोलॉजिकल नीड्स, आई एम सेफ सुरक्षा, आई बिलोंग यानी आपका तादात्म्यता या संबंध, लव एंड बिलोंगिंग, आई एम नोन यानी आत्मसम्मान, एस्टीम नीड्स, आई एम मी यानी कि स्व प्रत्यक्षीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक स्टेटमेंट, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स शुड बी सच दैट कि वो ओनली एक अच्छी घर का काम करने वाली बने और एक आदर्श मां बने। तो एक रिसर्च पे आधारित जजमेंट है, एक ट्रू जजमेंट है, वही एक जेंडर लैंगिक भेदभाव वाली होती है, आजकल तो हाउस हस्बैंड भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर सी होगा। नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी अगर हमें गुणसूत्र और वातावरण, लास्ट क्वेश्चन है, इज एसेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज ये हेल्पफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता है, इससे मदद होती है आइडेंटिफाई करने की बच्चे की एबिलिटी, इससे समझ में आता है कि बच्चे की इंटरेस्ट और मोटिवेशन क्या है, तो सारी बातें ही हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर आंसर हमारा डी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है अपने 7 क्वेश्चन को पूरा किया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको परसों के पेपर के बहुत काम आएगा, और पेपर कैसा रहा हमारे पढ़ाई में जितना है जरूर लिखिएगा, हेल्पलाइन पर पेपर भेजिएगा, हेल्पलाइन है हमारी 9958600170। आज के लिए इतना ही बेटा, ऑल द बेस्ट, डू वेल।